इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर जारी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उनके एक हालिया बयान ने राजनीतिक और न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष इस मामले को लेकर बेहद सक्रिय हो गया है और अब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई जा रही है। राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायमूर्ति शेखर के बयानों का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। यह मामला भारतीय न्यायपालिका और उसके सिद्धांतों को लेकर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीते रविवार को उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की कानूनी शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में कुछ टिप्पणियां की, जिन्हें लेकर विभिन्न समुदायों और संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनके द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि भारत बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार संचालित होना चाहिए और कानून बहुसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की प्रथाओं जैसे बहुविवाह, हलाला और 3 तलाक की आलोचना की और इनकी तुलना हिंदू परंपराओं से की। इन टिप्पणियों के बाद मीडिया और अधिवक्ता संगठनों ने इसे न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन बताते हुए आलोचना की। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शेखर के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की गई। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकीलों ने उनके बयान को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह उनके न्यायिक कर्तव्यों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस सप्ताह इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका के सदस्यों को अपनी टिप्पणियों में सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसी कोई भी बात कहने से बचना चाहिए जो संवेदनशीलता को प्रभावित कर सके। इस बीच विपक्ष ने न्यायमूर्ति शेखर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष की रणनीति पर अगर नजर डालें तो राज्यसभा में इस संबंध में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। अब तक 35 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विपक्ष इस मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उनके बयान को न्यायिक कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर कई नियम और कानून हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन यदि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर बहस की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले संबंधित सदन में सांसदों द्वारा पीठासीन अधिकारी को नोटिस दिया जाता है। इसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है जो आरोपों की जांच करती है। संबंधित समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ एक न्यायविद शामिल होता है। जांच के बाद यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव को संसद में लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए संबंधित सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी होती है। आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। न्यायपालिका में अब तक 4 बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सभी प्रयास असफल रहे। 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन और सिक्किम हाई कोर्ट के जज PD दिनाकरन ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह मामला सिर्फ जस्टिस शेखर कुमार यादव की व्यक्तिगत टिप्पणियों का नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका का दायित्व संविधान की रक्षा करना और कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना है। ऐसे में न्यायमूर्ति शेखर की टिप्पणियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद ने भारतीय न्यायपालिका और उसकी नैतिकता पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मुद्दे को न्यायपालिका में जवाबदेही की कमी के उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि समर्थक इसे न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय का मामला बता रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस बात को लेकर बहस जारी है कि क्या न्यायाधीशों को सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान देने चाहिए जो संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत हो। महाभियोग प्रस्ताव के सफल होने की संभावनाएं फिलहाल कम दिख रही हैं। राज्यसभा में विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। कुल 245 सदस्यों वाले उच्च सदन में प्रस्ताव पारित कराने के लिए 163 सदस्यों का समर्थन चाहिए। विपक्ष के पास वर्तमान में लगभग 100 सांसद हैं।
ऐसे में ये प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक हो सकता है, जिसका उद्देश्य न्यायमूर्ति शेखर की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करना है। इस बीच न्यायपालिका के भीतर भी इस मामले पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को इस बात का एहसास है कि इस प्रकरण से न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस मामले में न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की संभावना भी बनी हुई है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का ये विवाद भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। यह मामला न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संवेदनशील मुद्दों पर न्यायाधीशों की टिप्पणियों का समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में ये कहना मुश्किल है कि इस मामले का क्या परिणाम होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस विवाद ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है। इस प्रकरण से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में न्यायाधीश अपने बयानों और सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर अधिक सतर्क होंगे। संविधान और न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जटिल और कठिन होता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को किस हद तक ले जा पाता है और न्यायपालिका इस पर क्या रुख अपनाती है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह मामला केवल एक विवादित बयान तक सीमित नहीं है। ये भारतीय न्यायपालिका की संरचना, उसके मूल सिद्धांतों और उसकी जवाबदेही को लेकर एक व्यापक बहस की शुरुआत है। इस प्रकरण का परिणाम चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता और शक्तियों का एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। ये स्वतंत्रता न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से बचाने के लिए दी गई है ताकि न्यायिक संस्थान निष्पक्ष निर्णय ले सके। लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ एक गहन सवाल उठता है, क्या न्यायपालिका पूरी तरह जवाबदेह है? जस्टिस शेखर कुमार यादव का मामला इस बहस को फिर से प्रमुख बना देता है। क्या न्यायाधीशों को सार्वजनिक मंच पर अपनी राय व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए, और यदि हाँ, तो उसकी सीमाएं क्या होंगी? संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के तहत न्यायाधीशों के आचरण पर संसद और विधानसभाओं में चर्चा सीमित है। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को बनाए रखना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका को आलोचना से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया की जटिलता इसे अमल में लाने के प्रयासों को कठिन बना देती है। आज तक भारत में सिर्फ एक न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाई गई, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इस असफलता का कारण ये था कि महाभियोग प्रस्ताव को आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। महाभियोग प्रक्रिया की जटिलताएं। भारतीय न्यायपालिका में महाभियोग की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया न केवल समय साध्य है, बल्कि इसमें व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विधायकों और सांसदों की एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है। लोकसभा में ये संख्या कम से कम 100 सांसदों की है, जबकि राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के बाद एक समिति द्वारा मामले की जांच की जाती है। इसके बाद ही संसद में बहस और मतदान होता है। महाभियोग की प्रक्रिया की इस जटिलता ने इसे लगभग असंभव बना दिया है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अब तक कोई न्यायाधीश महाभियोग के जरिए पदच्युत नहीं हुआ है। विवाद के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का विवाद सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर भी पड़ा है। उनके बयान को लेकर धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा। इस विवाद ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और उसकी साख पर सवाल उठाए हैं। न्यायाधीशों के बयानों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ये बयान तटस्थ नहीं है, तो इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इतिहास में महाभियोग की प्रक्रियाएं। भारत के इतिहास में महाभियोग के मामले दुर्लभ रहे हैं। सबसे प्रमुख मामला 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी का था। उन पर पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। यह मामला भारत में न्यायपालिका की जवाबदेही के संदर्भ में एक ऐतिहासिक घटना है।
हालांकि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने मतदान से अनुपस्थित रहकर इसे असफल कर दिया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि महाभियोग की प्रक्रिया में राजनीतिक दांव-पेच किस हद तक भूमिका निभा सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह जवाबदेही से मुक्त हो। ये संतुलन तभी बनाए रखा जा सकता है जब न्यायपालिका अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय सावधानी बरते। न्यायाधीशों को सार्वजनिक बयान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई आंच न आए। जजों के भाषणों की सीमाएं। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से इतर व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। संविधान का उद्देश्य न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखना है। यदि न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से विवादास्पद बयान देते हैं, तो इससे न्यायपालिका की साख को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सवाल भी उठता है कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का दायरा क्या होना चाहिए। क्या उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, या उन्हें केवल अपने निर्णयों के माध्यम से ही अपनी बात रखनी चाहिए। निष्कर्ष: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का मामला इस बात की याद दिलाता है कि न्यायाधीशों के बयान कितने संवेदनशील हो सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही न्यायाधीशों को ये समझना चाहिए कि उनके बयानों का समाज और न्यायपालिका की साख पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये केवल तभी संभव है जब न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का सही ढंग से उपयोग करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इस तरह सामग्री को विस्तारित कर 3000 शब्दों का आकार दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी वाकई बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जो बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा।